बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बताया आपको कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं और दूसरे संयोजन को समांतर क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे किया जाता है? जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम का संयोजन। तो हमने 3 प्रतिरोधक लिए हैं, वैद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक लगाए हैं, R1, R2 व R3। इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। देखिए, पहले प्रतिरोध के पहला सिरा A और दूसरा सिरा क्या B है। अब दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों को जोड़ा गया। अब दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है तीसरे के पहले से जोड़ दिया गया। तो ये क्रम कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम। अब इस परिपथ में हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया हुआ है जिसका ये उच्च विभव और ये जिसका ये क्या है, निम्न विभव है। अब यहाँ से अगर ये धारा चलेगी तो धारा कहीं बट नहीं रही, सीधे जा रही। तो ये I एम्पीयर की धारा जो परिपथ में चल रही वो R1 से होकर के गुजरेगी, वही धारा R2 से होकर के गुजरेगी, वही धारा R3 से होकर के गुजरेगी। पुनः ये धारा वापस सेल में आएगी, फिर सेल के सिरे से धन सिरे की तरफ और ये बाहर ऐसे परिपथ में चलेगी। यहाँ पर हमने एक की लगाया हुआ है, ये कुंजी ऑन है। अब ये धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। सेल का ये उच्च सिरा है और ये सेल का निम्न सिरा है। ये वाला टर्मिनल उच्च विभव होता है और ये क्या होता है, निम्न विभव। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का ये जो तार है, इस तार को हम लोग केवल संयोजक तार कहते हैं। ये संयोजक तार, ये चालक तार है, इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो हम इसके प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। इस नाते जो है यहाँ से जब धारा चलेगी, यहाँ जाएगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बैटरी इधर का विभव उच्च है, ये प्लस वाला, और प्लस वाला A से जुड़ा हुआ है और माइनस वाला D से जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ से धारा चलेगी तो इसके विभव में कोई परिवर्तन यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर कोई प्रतिरोधक नहीं लगा हुआ है। तो ये विभव जितना यहाँ का होगा, अगर यहाँ का विभव मान लेते हैं उच्च और यहाँ का निम्न, तो जो भी विभव यहाँ का वही विभव यहाँ का होगा और वही विभव यहाँ का होगा। तो ये वाला विभव जो है उच्च हो गया और ये वाला विभव क्या हो गया, निम्न हो गया। अब इन दोनों के बीच का विभवांतर हम मान लेते हैं B है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो A और D के बीच का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ A और D के बीच का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ये कुल विभवांतर हो गया A और D के बीच का, जो बैटरी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाह के कारण से जो है आपको पता है कि ये विभव उच्च हो जाएगा और इधर का विभव कैसा हो जाएगा, निम्न। तो इस तरह से जो है ओम का नियम अगर देखें तो जो विभवांतर बराबर होता है ओम के नियम से वो कितना होता है, I × R होता है। अब यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध क्या हो गया, यहाँ का R1 हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये प्रतिरोध R1 हो गया तो इसको हमने कहा ये B1 हो गया। अब यहाँ का प्रतिरोध R2 है, देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो है विभवांतर क्या हो जाएगा, इस तरह से B2 हो जाएगा। प्रतिरोध अलग अलग हैं तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो कुल विभवांतर हो कितना है, B है। तो इस तरह से हम इसको देखें तो यहाँ का विभवांतर B1, यहाँ का B2 और यहाँ का B3। तो इसके लिए हम इतना लिख लेते हैं कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 बिंदु A व D के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिपथ में सभी प्रतिरोधों में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। R1 में भी I जा रहा है, R2 में भी जा रहा है और I3 में जा रहा है, कहीं विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। R1, R2 और R3 के सिरों का विभवांतर क्रमशः एक का B1 है, दूसरे का क्या है, V2 है, तीसरे का क्या है, V3 है, ठीक है। अब इसे हमने मान लिया कि विभवांतर B1, B2, B3 है। अब A व D के बीच यदि कुल विभवांतर V है तो V बराबर हो जाएगा, कुल विभवांतर हमें निकालना है, यहाँ का B1 प्लस यहाँ का B2 प्लस यहाँ का V3, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ओम के नियम से B1 का मान कितना होना चाहिए, ओम के नियम से B1 का मान होना चाहिए I × R1, ठीक है। और V2 का मान क्या होगा, इसी प्रकार I × R2 तथा V3 का मान क्या होगा, तो V3 का मान होगा
I इंटू R3, ठीक है। अब ये V1 V2 V3 के मान हैं। अब इन मानों को हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो अगर आप इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब I सब में कॉमन है, अगर I सब में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं V बराबर I इंटू ब्रैकेट वी I को बाहर निकाल लेते तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। V बराबर इतना हो गया। अब ये आप कह सकते हैं, ये हमने एक समीकरण इसको बना लिया, 2 बना लिया, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। अब क्या करें हम कि हमारा एक प्रतिरोधक R1, दूसरा R2, तीसरा क्या है R3। अगर हम इन तीनों को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो तीनों के बराबर हो, जितना तीनों मिलकर के अवरोध लगा रहे हैं धारा के मार्ग में, ठीक है, उतना एक अकेला लगाए तो क्या कहलाएगा, वो तीनों के बराबर हो जाएगा। उसी को हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध हम कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम तीनों के स्थान पर एक ही प्रतिरोधक लगाएं, जो तीनों के क्या हो, बराबर हो, जितना काम तीनों मिलकर कर रहे हैं उतना काम कौन करे, एक ही करे, ठीक है। तो उस वाले प्रतिरोध को हम लोग क्या बोला करेंगे, तुल्य प्रतिरोध बोला करेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे यदि A व D के बीच R1 R2 व R3 के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध R लगाएं, तो अगर आप इन तीनों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध, मतलब तीनों के बराबर एक प्रतिरोध लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध लगाएं, तो फिर क्या होगा, ओम के नियम से हम कहेंगे कि यहाँ के ये यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर भी ही है, और तीनों के स्थान पर जो हमने प्रतिरोध लगाया हो क्या, तुल्य प्रतिरोध R लगाया है, तो सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। ओम के नियम से B बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख लें, ओम के नियम से आप कह सकते हैं B बराबर I इंटू R। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि कुल विभवांतर V बराबर क्या, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, और इन्हीं के स्थान पर हमने एक तुल्य प्रतिरोध ले लिया जो तीनों के बराबर हो जाएगा। अब तब हमारा कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, I इंटू R, यानी कि कुल विभवांतर समीकरण नंबर 2 का और समीकरण नंबर 3 का, ठीक है। समीकरण नंबर 2 और 3 क्या है, बराबर है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण नंबर 2, 3 से अगर हम तुलना करें, समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना कर लें तो हमें क्या मिलेगा, इधर की तरफ में यहाँ पर B बराबर I R है, तो हमने लिख लिया B बराबर I R, और यहाँ है क्या, I R1 प्लस R2 प्लस क्या है, R3 है। इस तरह से I से I कैंसिल, और R बराबर आपको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम के संयोजन में इस तरह से पाया जा रहा है कि श्रेणी क्रम का जब हम संयोजन करेंगे तो देखिए जो तुल्य प्रतिरोध का मान है, वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो क्या श्रेणी क्रम के संयोजन में परिपथ में प्रतिरोधकता बढ़ जा रही है। जब श्रेणी क्रम का संयोजन करेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि जितने भी प्रतिरोध जोड़ेंगे सब के सिरों का विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग होगा, और सब में धारा कैसी प्रवाहित होगी, सेम प्रवाहित होगी, ठीक है। हमारे वैद्युत परिपथों में क्या होता है कि वैद्युत बल्ब, जो घर में वैद्युत बल्ब लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिरोधक का काम करते हैं, ठीक है। वो सब परिपथ में हमारे क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं।
और जो तार धारा ले जाती है वो क्या कहलाती है? चालक तार। जैसे ये तार क्या है? चालक तार है, परंतु ये तार कैसे हैं? प्रतिरोधक तार हैं। तो अब इसकी विशेषताएं हमको ये याद रखनी है कि जब भी श्रेणी क्रम का संयोजन होगा तो सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा कि ओम के नियम से सभी जो है जितने भी आप प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध R1 R2 R3 होने के कारण से सबके सिरों का विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सबके सिरों का विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। और परिपथ का जो प्रतिरोध है जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम का संयोजन हम परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये इसकी अपनी विशेषताएं हैं। तो ये अब से आप याद रखेंगे। श्रेणी क्रम के बाद आता है नंबर समांतर क्रम का। इसी को मिटा देते हैं। इसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में क्या करते हैं, जितने भी हम प्रतिरोधक लेते हैं उन सब का पहला सिरा एक बिंदु से जोड़ देंगे, किसी एक बिंदु जोड़ देंगे परिपथ के एक बिंदु से, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा परिपथ का एक सिरा है ए, और ये परिपथ का दूसरा यहाँ पर जो है सेल से एक सिरा ए निकला और एक सिरा बी निकला। तो यहाँ पर अगर हम 3 प्रतिरोधक ले रहे हैं, जैसे हमने एक प्रतिरोधक यहाँ लिया, ये एक प्रतिरोधक और लिया, ये और एक प्रतिरोधक हमने और लिया। तो हमने कितने प्रतिरोधक लिए? R1 लिए, R2 लिए और R3 लिए, 3 प्रतिरोधक लिए। अब इन सब का देखिए इधर का पहला सिरा है, इन सब के पहले सिरे को हमने किससे जोड़ दिया? बिंदु ए से जोड़ दिया, और दूसरे सिरे को किससे जोड़ दिया? बिंदु डी से जोड़ दिया, ले जा करके इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो अब सबके सिरों का पहला सिरा बिंदु ए से हो गया और दूसरा सिरा किससे हो गया? डी से हो गया, ठीक है। या अब इसका नाम बी दे देते हैं क्योंकि 2 ही सिरे हैं, तो ए और बी हो गया। अब यहाँ से अगर I एम्पियर की धारा चलेगी तो यहाँ पर देखिए एक संधि आ गई। हमने बोला था संधि कैसे होता है, ठीक है। जब कोई तार ऐसे जा रहा है और ऐसे आ गया यहाँ पर, तो ये संधि बन गई। आप देखिए एक तार ऐसे जा रहा है, यहाँ से 3 तार निकले हैं, तो ये क्या हो गई? अब संधि आ गई। अभी तक संधि नहीं आई थी, अब संधि आने के नाते जितने भी रास्ते हैं धारा उन सब रास्तों से होकर के बट जाएगी। तो पहला रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए धारा जब बटी तो I1 धारा गई इसमें, और इसमें I2 गई, और इसमें कौन सी धारा गई? I3 गई। 3 भागों में धारा बट गई। अब ये I1 R1 में गई, यहाँ आई, ये किधर गई? R2 में गई, और ये किधर गई? R3 में। तो इधर आई और मिल करके कहाँ पहुँची? सारी बिंदु बी पर। बिंदु ए से इकट्ठा, ये बिंदु ए से अलग हुए, संधि थी। अब जा करके फिर जो है एक संधि दूसरे पर मिल गई बिंदु बी पर। तो ये तीनों धाराएँ मिल गई। अब तीनों धाराएँ मिल गई तो कितनी धारा निकली थी? I धारा निकली थी। तो I धारा निकली थी तो जो है मिलने के पास फिर धाराएं बन गई I। तो अगर ये धारा विभाजित हो गई तो ये धाराएं फिर से जुड़ गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ये हमारा सेल है, इसके सिरों का विभवांतर उच्च और इसके सिरों का विभवांतर निम्न। तो यहाँ पर तो जो है कोई प्रतिरोधक नहीं है, तो क्या होगा? ये विभवांतर जो है यहाँ का विभव उच्च रहेगा, तो बिंदु ए का विभव भी क्या है? उच्च वाला विभव है, ठीक। अगर के ये कह दें कि इसके और इसके सिरों का विभवांतर भी है, मतलब कहने का हमारा ये है, तो यहाँ का सिर इन दोनों के बीच के सिरों का विभवांतर अब की बार क्या होगा? बी ही होगा, क्योंकि प्रतिरोधक ना होने के नाते यहाँ पर विभव में कोई परिवर्तन इधर भी नहीं आएगा, कोई परिवर्तन इधर नहीं आएगा, क्योंकि एक चालक तार मात्र है। इस नाते इसके सिरों का जो स्थापित विभवांतर है यहाँ सिर ए और बी के बीच का कुल कितना है? वो बी है, ठीक है। अब की बार सबके सिरों का विभवांतर एक ही है, B1 है। सबके सिरों का विभवांतर क्या है? B है। तो इस तरह से अब इसको हमें बताना होगा, ठीक। तो अब वही चीज़ लिख लेंगे कि माना जो है 3 प्रतिरोधक R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है।
इनका एक सिरा, पहला सिरा परिपथ के बिंदु ए से, दूसरा सिरा परिपथ के बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। I एम्पियर की धारा परिपथ में बिंदु ए से विभाजित हो जाती है। R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। और ये तीनों धाराएं मिलकर के पुनः क्या बनाती हैं? I एम्पियर की धारा बना लेती है। जो डिवाइड होता है I 3 भागों में, तो फिर से I हमको मिल जाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब I बराबर क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है। एक समीकरण बन जाएगा I = I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का मान अगर हमें निकालना है तो ओम के नियम से हम लोग I का मान निकालेंगे, तो वो बातें हमें फिर से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। यही लिख लेंगे ऐसे ही जैसे भी लिखा था हमने। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु ए से व दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है। जब सबका सिरा जो है बिंदु ए से जुड़ा है, दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है, तो इनके सिरों का विभवांतर भी कैसा होगा? समान होगा। अतः सभी के सिरों का विभवांतर समान होगा। ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु ए से धारा 3 भागों में बट जाती है। ठीक है। R1 में I1, R2 में I2 तथा R3 में I3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब क्या होता है? बिंदु बी पर ये धाराएं मिलकर पुनः धारा I बनाती हैं। बिंदु बी पर ये धाराएं मिलकर पुनः I MP की धारा बनाती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। ये तीनों धाराएं संयुक्त हो जाती तो धारा क्या बना ली? I बना ली। इतना हमको वर्णन थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब ओम के नियम से I1 का मान क्या होगा? ओम के नियम से I1 बराबर B/R1 हो जाएगा। I2 बराबर क्या हो जाएगा? B/R2 हो जाएगा। तथा I3 बराबर क्या हो जाएगा? तो B/R3 हो जाएगा। ठीक है। अब इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। यहाँ समीकरण नंबर 1 है, लिख लेंगे इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो B/R1, B/R2, B/R3
R3 हो गया। अब B कॉमन है तो सबसे B बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब एक समीकरण हमारा ये हो गया 2। अब हमको ये क्या करना है कि अगर हम तीनों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें जो तीनों के तुल्य हो, ठीक है, R1 R2 के R3 के कैसा हो, बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। तो आप लिख लेंगे यदि बिंदु A व B के बीच तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अब इधर लिख देते हैं एक तुल्य प्रतिरोध R ले तो ओम के नियम से आपको क्या करना है, तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक प्रतिरोध लेना, इन तीनों को हटाओ और A की B के बीच में केवल एक प्रतिरोध जोड़ो। जब तीनों को हटा करके केवल एक जोड़ोगे तब धारा नहीं बटेगी और वो तीनों के बराबर हो जाएगा एक, ऐसा इसी परिपथ से जोड़ना है आपको, यही सेल होगा। तो ये प्रतिरोध R और धारा क्या बह रही है, I, ठीक है। तो I बराबर इसके सिरों का विभवांतर हो गया B और ये प्रतिरोध क्या हो गया, R हो गया। तब अब ओम के नियम से कहेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, B/R। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। अब क्या समीकरण नंबर 1 और 3 बराबर है, अगर 1 और 3 बराबर हैं तो तीनों को बराबर कर, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से, एक में क्या है, 1 और 3 से नहीं, 2 और 3 से, तो 3 वाले में I बराबर B/R है और 2 वाले में क्या है, I बराबर B ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। B से B कैंसिल हो गया। हम कह सकते हैं अब कि वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये समांतर क्रम का संयोजन है। इस संयोजन में हम ये देख रहे हैं कि अब की बार जो है सबके सिरों का विभवांतर सेम है, धारा अलग अलग बह रही थी, परंतु जो तुल्य प्रतिरोध है वो तुल्य प्रतिरोध सबसे कम वाले से भी कम आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध सबसे कम वाले से भी कम आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 1 ओम है, 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो अगर तुल्य प्रतिरोध निकालें तो जो है जो 1 वाला ओम है उससे भी कम आ जाएगा अगर इसकी गणना करें। तो समांतर क्रम के संयोजन में क्या होता है, जो परिपथ का प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध कम हो जा रहा है। तो जब प्रतिरोध को कम करना हो तो कौन से क्रम का संयोजन करते हैं, समांतर क्रम का संयोजन करते हैं। समांतर के क्रम के संयोजन से जो है प्रतिरोध का मान कम होता है और श्रेणी क्रम के संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इस बातों को याद रखें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।